तो क्या हाल है भाई? 10th क्लास तैयारी चल रही है ना बहुत अच्छे से? भाई मैथ में तो दम लगा ही रहे होगे। तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, ऊपर से पूरे साल उसी को करते रहे हो, घिसते रहे हो। लेकिन ये गैप की वजह से ना थोड़ा फ्लुएंसी बिगड़ गई है हमारी। बट कोई नहीं, इसीलिए तो सीरीज का नाम रखा है रीस्टार्ट। और आज हमारी सीरीज का है डे 3। क्या लेके आए हैं? चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। इसमें ना सबसे दिक्कत वाली बात क्या है और सबसे ज्यादा खराब चीज क्या है ना इस चैप्टर की, कि हमें पढ़ के यही नहीं पता लगता कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। तो पहली चीज मैं यही दूर कर देता हूं। ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास दो नंबर है 10 और 25। ठीक है, दो नंबर है हमारे पास 10 और 25। मैं सबसे पहले इसका एलसीएम निकालूंगा, उसके बाद इसका एचसीएफ निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें ना स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने वाली चीजें क्या आ रही है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, और इन्हीं से तुम अंदाजा लगा लेते हो कि एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा। एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें बताता हूं एलसीएम और एचसीएफ के अंतर की। ये एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ है। 10 और 25 का हम लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 5 जा, 5 1 जा और 5 बन जा। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। अब मैं इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलेगा? 10 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 5, 25 के बनाऊंगा क्या 5 इंटू 5। कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। अब ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा तो एलसीएम है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि बड़ा नंबर बताना है, ठीक है, बड़ा नंबर आपको बताना है, और बड़ा नंबर कैसे पता लगेगा? आपको अपने आप स्टेटमेंट पढ़ के सिचुएशन सोचनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे सोचनी पड़ेगी वो मैं अभी बता दूंगा। लेकिन इतना याद रखो कि एलसीएम बड़ा नंबर से पूछता है, वो हमेशा, मतलब एलसीएम जब भी पूछेगा तो वो आपसे बड़ा नंबर जानना चाहता है। लेकिन जब भी एचसीएफ की बात करेगा तो वो आपसे छोटा नंबर पूछ रहा है। तुम्हें खुद यहां दिख रहा है कि भाई एलसीएम बड़ा होता है और एचसीएफ क्या होता है? छोटा नंबर होता है। क्लियर? तो लार्जेस्ट, लीस्ट, ये सब चीजें छोड़ो और इस चीज पे जरा भरोसा करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई पहले हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच। कलर पेंसिल बेची गई है, ठीक है, जिसके पैकेट में कितने हैं? 24 ईच है। एंड क्रेयॉन्स बेचे गए हैं पैक ऑफ 32 ईच। ठीक है, इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ, अगर आप चाहते हैं कि इसके पूरे पूरे डब्बे आपको मिले, इट मींस ये पूरे नहीं है। ठीक है, ये पूरे नहीं है। एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, और उनमें सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन होने चाहिए। ठीक है, आप पहली चीज तो ये कि दोनों के बड़े बड़े डब्बे चाहते हो, तो इट मींस ये तो छोटे छोटे डब्बे हुए ना। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? बड़े बड़े डब्बे चाहिए। तो भाई बड़ी चीज तो एलसीएम थी, तो इट मींस वो हमसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। अब बताओ ये तरीका इजी है कि नहीं है? ठीक है, कि दोनों में से मैंने स्टेटमेंट में से ही पता कर लिया वो मुझसे जानना क्या चाहता है। वो जानना चाहता है कि मेरे को वो डब्बा दो जिसमें दोनों के बराबर नंबर ऑफ हो, ठीक है, और वो इन सबसे ज्यादा भी हो। मतलब ये तो ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालते हैं किसका? 24 और 32 का। 24 और 32 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, क्या देखने को मिलेगा? 2 12 जा, उसके बाद 2 16 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, नेक्स्ट हमारे पास 3 2, और लास्ट आ जाएगा 1 और 3 1। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आपने क्या चुना है इसमें कि हमने एलसीएम निकाला है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 3 जा 96। मतलब आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 96। 96 हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय? तो आपको 96 पैकेट्स खरीदने की जरूरत है और उससे आपका काम चल जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये तरीका तो हमने बचपन में सीखा है, आंसर तो इससे क्लियर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कौन सा तरीका है भाई? अब 10th क्लास वाला तरीका देखो। वो तरीका है भाई, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। क्या होते हैं इसके फैक्टर? 24 के फैक्टर देख लो। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। क्लियर? मतलब 2 की पावर कितनी? 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। क्लियर हो गई? उसके बाद 32 के भी निकाल लेते हैं। 32 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं कैसे बनेंगे? 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। क्या आ रहा है? 2 की पावर 5। इतना क्लियर? इसके साथ में कुछ आ ही नहीं रहा, काम इसी से हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं भाई। सबसे बड़ी पावर
और यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यही सब कुछ है हमारे लिए। कितना हो गया 32 मल्टीप्लाई 3 696 भाई, यही हमारा आंसर है। एचसीएफ और एलसीएम का खेल समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। अगले में लगा के देखते हैं भाई। अब हमसे क्या बोला है, फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000। एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो 1,10,000 के तो सबसे पास हो, बट ग्रेटर हो किससे, 1 लाख से। 1 लाख से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1,10,000 के सबसे पास होना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड भी हो जाए किससे, 8, 15 और 21 से। किससे डिवाइड हो जाए, 8, 15 और 21 से। भाई दिमाग लगा के सोचना कि 8, 15 और 21 से तो वही नंबर डिवाइड होगा ना जो उनसे बड़ा होगा, ठीक है। और पूरा डिवाइड हो मतलब रिमाइंडर बचे भी ना, तो इट मींस इनसे बड़ा नंबर चाहिए। और बड़ा कौन होता है, बड़ा भाई तो एलसीएम है। तो ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 8, 15, 21, 2 4 जा 15, 21, ये ऐसे ही रहेगा। 2 2 जा 15, 21, 2 1 जा 15, 21, ये ऐसे ही रहेगा। 3 5 जा 3 7 जा और 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 24, 120 और ये आ गया 840, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया 840, ठीक है। आप अगर इसको निकालेंगे तो भाई तरीका ये यूज करना, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। एलसीएम 840 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि नंबर नियरेस्ट होना चाहिए किसके, 1,10,000 के। अगर उसके नियरेस्ट होना चाहिए तो बेसिकली ना मैं इसको इससे डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि वो नंबर है क्या, ठीक है। तो मैंने क्या करा है भाई, सबसे पहले 1,10,000 से अगर मैं 840 को डिवाइड करता हूं, ठीक है, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज 840 बन जा 840, कितना बच जाएगा 0 6 और यहां क्या बच जाएगा आपके पास 2, इसको नीचे उतारते हैं। 840 को और किससे करेंगे, 3 से करके देखते हैं कितना आ जाएगा आपके पास। 3 0 0, 3 4 12, उसके बाद क्या बचेगा, 3 8 24 और 25 आपके पास बच गया। 0 यहां हो गया, ये 8 हो गया 0 और ये भी 0। मतलब बेसिकली ना 800 का रिमाइंडर बच रहा है, तो ये एग्जैक्टली तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। अब हमें क्या करना है, 1 लाख से सबसे ज्यादा बड़ा भी होना चाहिए और 1,10,000 से क्या होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। फाइंड द नंबर नियरेस्ट मतलब उसके आसपास होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है ना, इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमें पता लग जाएगा भाई हमें कौन सा नंबर चाहिए जो कि 1 लाख से क्या हो, बड़ा हो और इसके क्या हो, सबसे पास हो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, 1,10,000 में से माइनस कर देंगे कितना, 800, ये आ जाएगा भाई 1 लाख कितना 09200। ये वो नंबर है जो 1 लाख से बड़ा भी है और 1,10,000 के सबसे पास भी है। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कहाँ पे एचसीएफ लगेगा, कहाँ पे एलसीएम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी इससे पहले ही 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें मतलब बताया इसका, ठीक है। और उसी को एक ही चीज को कंटिन्यू करते चलो, धीरे धीरे ना सब कुछ क्लियर होने लगेगा, ठीक है। अब देखो और क्लियर करते हैं अपने कंसेप्ट को। यहां पर दिया कि 2 टैंकर हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 850 लीटर और 680 लीटर, और उसमें है क्या, कैरोसिन ऑयल है उसमें। क्लियर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द कैरोसिन ऑयल। एक कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ, ठीक है। कोई एक कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ जो कि मेजर कर ले दोनों टैंकर के कैरोसिन ऑयल को, ठीक है। दोनों को मेजर करे, लेकिन अभी भी हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा। व्हेन यूज्ड एज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, और वो भी ऐसे जब हम उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में यूज करें। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि मैं इस नंबर को डिवाइड करूं ना तो इतने ही नंबर ऑफ टाइम्स आए कि ये जो कैपेसिटी है ना, इससे डिवाइड होने के बाद इतने गुना के हिसाब से चलेगी, ठीक है। मतलब ये हमें सेम नंबर से क्या करके दिखाना है, डिवाइड करके दिखाना है। तो भाई इनको फुल्ली डिवाइड करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, इनसे छोटा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर तो इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा नहीं, ठीक है। तो हमें इनसे क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। और छोटा नंबर कौन होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। निकाल के देखते हैं। एक है भाई आपके पास 850 और दूसरा क्या है आपके पास 680, ठीक है। अब फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, कुछ लोग मैक्सिमम से भी एचसीएफ समझ जाते हैं, ठीक है। 850 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे भाई, ये बन जाएगा 425, ठीक है। और देखा जाए क्या बन जाएगा, 5 8 जा 40 और 85, 5 17 जा और 17 बन जा, ठीक है। तो 850 के फैक्टर हमें मिल गए हैं। इसके निकालते हैं, 340
170, उसके बाद 2 कितना हो जाएगा 85, 5 17 जा और 17 बन जा। ठीक है, ये हो गया इसके भाई, हमने फैक्टर निकालनी है। 850 के अगर आप फैक्टर देखोगे क्या हो गया 2 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 17। 680 के फैक्टर देख लेते हैं भाई, 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, 17 क्या है दोनों में कॉमन है, तो HCF तो ऐसे ही निकलता है। 17 आ गया, ये 2 भी इनमें कॉमन है, 2 भी आ गया, ये 5 भी इनमें कॉमन है, 5 भी आ गया। 17 2 जा 34, 34 5 जा कितना हो जाएगा, 34 को 5 से करेंगे 170 लीटर। अब देखा जाए ये नंबर ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का सीन क्या था, उसने ये बोला था एक ऐसा टैंक चाहिए, ठीक है, एक ऐसा टैंक चाहिए जिसकी कैपेसिटी इतनी हो कि जब मैं इस टैंक से डिवाइड करूं ना तो एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में वो पूरा डिवाइड कर दे, इसको क्या कर दे, पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, और इस वाले को भी क्या कर दे, पूरा डिवाइड कर दे। तो भाई 170 लीटर की जो कैपेसिटी का टैंक होने वाला है ना, वो क्या करेगा, दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में बांटेगा। कैसे, अगर मैं 850 को 170 से करूंगा कितना आएगा 5। ठीक है, मतलब ये वाला टैंक इसकी कैपेसिटी का क्या है 5 गुना। ठीक है, 5 गुना करके इसको डिवाइड कर देगा। 680 के हिसाब से करेंगे तो 4 गुना, तो कर रहा है ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इसको पूरा खत्म। व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर, अब ये वाला आपका हो गया। ठीक है, यहां देखते हैं व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक। ठीक है, सबसे कम कितने पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स होंगे अगर मैं 3 पीस ऑफ टिम्बर को 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर लॉन्ग में क्या कर दूं, बांटने वाला हूं। हैव टू बी डिवाइडेड इन द प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर उन्होंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक चाहिए, मतलब सबसे कम प्लैंक की संख्या चाहिए अगर मैं एक लकड़ी के टुकड़े को 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइड इनटू प्लैंक्स, मतलब इस ये जो आपको टिम्बर दिए हुए ना इसको मैं प्लैंक में बांटने वाला हूं। ठीक है, और प्लैंक मेरे को चाहिए इक्वल लेंथ के। ठीक है, तो एक ऐसा मेरे को नंबर बताना है जो कि इन सबको क्या कर दे, इक्वल नंबर से डिवाइड भी कर दे। अब ध्यान से देखो, अब इक्वल नंबर की बात आ रही है और उन्होंने लीस्ट की बात करी हुई है, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर। अगर 3 पीसेस ऑफ टिम्बर को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, वो भी इक्वल में, सेम लेंथ में बिल्कुल बांटना है। तो देखा जाए ना भाई, इनको प्रॉपरली डिवाइड करने के लिए इनसे छोटा नंबर लगेगा। क्या लगेगा, इनसे छोटा नंबर लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनसे बड़ा आ गया तो वो इक्वली तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, इनको बराबर में नहीं बांट पाएगा। तो मैं क्या लेने वाला हूं भाई, एक छोटा नंबर, छोटा कौन होता है, HCF होता है। तो HCF लेने वाले हम यहाँ पे भी 42 का HCF निकालेंगे, 49 का निकालेंगे, 63 का निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा 221, 2 से तो ये जाएगा नहीं, 21 बन जा, नहीं 3 से जाएगा, 3 7 जा और 7 बन जा। 49 का करके देख लेते हैं, इसका तो एक ही है, 7 बन जा, 7 7 7 जा और 7 बन जा। 63 का करके देखते हैं, 320 बन जा, 3 7 जा और 7 बन जा। इनके फैक्टर देखते हैं, 42 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7। 49 के देखते हैं भाई 7 इंटू 7। 63 के देखते हैं भाई 3 इंटू 3 इंटू 7। और जहां तक लग रहा है भाई इन तीनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 7। ठीक है, तो भाई 7 हमारे पास आ गया, हमारा नंबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इट मींस आप क्या करोगे, इन सारे जितने भी आपके पास टिम्बर के लकड़े हैं उनको 7 से डिवाइड कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वो नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएंगे जितने आपको इससे मिलने वाले हैं, लीस्ट नंबर कम से कम। तो देखा जाए इससे कितने मिलेंगे, इससे आपको मिल जाएंगे 6 कम से कम, क्योंकि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, 6 इससे मिल गए, 7 से करेंगे 7 मिल गए, इसको करेंगे 9 मिल गए, 9 7 16, 16 6 22, कम से कम 22 प्लैंक्स तो आपको मिल जाएंगे कम से कम इनसे। क्लियर है ये चीज। अब इसको जरा स्क्रीनशॉट लो इसका, चलते हैं 5th और 6th क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th पे। ठीक है, और चीजें ना थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है क्योंकि HCF और HCF ने ना दिमाग खराब कर रखा है LCF ने। देखो भाई क्या दिया हुआ है, आकृति ने डिसाइड किया है कि वो क्या करने वाली है, मिल्क बांटने वाली है ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में, ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे पे। द सप्लायर ब्रॉट 2 मिल्क कंटेनर, और उसका जो सप्लायर है 2 मिल्क कंटेनर लेके आया है, एक 398 लीटर का, एक 468 लीटर ऑफ मिल्क का। द मिल्क इज टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर, और इस मिल्क को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना है टू अनदर कंटेनर, सो दैट जिससे कि 7 लीटर और 11 लीटर ऑफ मिल्क क्या हो जाए, बच जाए दोनों कंटेनर का। इसका बच जाए 7 लीटर और इसका बच जाए कितना 11 लीटर। तो भाई नॉर्मल सी बात है कि आप अगर पूरा मिल्क उसमें पलट दोगे जो कंटेनर आ रहा है, फिर भी 7 लीटर बच गया, तो इट मींस वो कंटेनर क्या है, छोटा है। ठीक है, और सेम चीज इसके लिए भी, और छोटी संख्या कौन होती है, HCF होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें क्या निकालने वाले हैं, HCF निकालने वाले हैं।
इज लेफ्ट इन बोथ द कंटेनर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो उस ड्रम की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? देखो एक बार, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, ए कंटेनर 398 लीटर उसमें दूध है, 7 लीटर बच जाएगा, तो 7 लीटर इसमें से माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 391। इतना क्लियर? उसके बाद इस 391 का चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, बी की बात करते हैं। कितने लीटर है? 436 लीटर। अगर 11 लीटर बचने वाला है तो कितना बचेगा यहाँ पे? ये आ गया 5 2 425 लीटर। क्लियर? तो मतलब इतना तो वो अपने अंदर संभालेगा, ठीक है, वो जो नया कंटेनर आने वाला है। अब देखते हैं एक्चुअल में उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होने वाली है ड्रम की वो क्या रहेगी, ध्यान से देखते हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ड्रम? तो 391 लीटर, 425 लीटर। अब हम क्या निकालेंगे? इसके फैक्टर निकालेंगे। 391 का निकालते हैं, फैक्टर क्या आ जाएगा? 17 को करेंगे 391 से आएगा 24, ठीक है, 24 के 23, और 23 बन जा क्या होता है? 23 होता है। तो 391 के फैक्टर तो हमें मिल गए, कितने मिल गए भाई? 17 इंटू 23। ऐसे ही अगर मैं 425 के भी निकालू, कितना आ जाएगा? 17 मल्टीप्लाई 25। और हम निकाल क्या रहे हैं? हम तो निकाल रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, मतलब उस ड्रम की कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? 17 लीटर रहने वाली है। क्लियर हो गई ये चीज? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बोला हुआ है? अमित, सुनीता और सुमित क्या कर रहे हैं? कार्ड बना रहे हैं सारे लोगों के लिए, वो भी ओल्ड एज होम में। इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कार्ड, उन्हें एक कार्ड बनाने में कितने कितने मिनट लग रहे हैं? इसको लग रहे हैं अमित को 10 मिनट, सुनीता को लग रहे हैं 16 मिनट, और सुमित को लग रहे हैं 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर, अगर वो एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे बिगिन प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर, अगर एक साथ काम उन्होंने स्टार्ट किया तो वापस से कितनी देर बाद? अब आप देख रहे हो मैंने बोला कितनी देर बाद, ठीक है, तो इट मींस मैं ये नहीं बोल रहा कम से कम कितनी देर बाद। अगर कम से कम बोलता तो लीस्ट होता, इट मींस मैं एचसीएफ की बात करता, ठीक है, मेरे को वहां पे एचसीएफ की जरूरत पड़ जाती, क्योंकि कम से कम तो बहुत छोटा समय होता है, बट कितनी देर बाद, तो वापस से मुझे भी नहीं पता ना कितनी देर बाद होंगे, तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा? एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर उनको लगने वाला है ज्यादा टाइम, ठीक है, तभी तो कितनी देर बाद की पता वो बात करी जा रही है कि नया कार्ड बनाने वापस से कब बैठने वाले हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है कि अगर एक को 10 मिनट लग रहे हैं, एक को 16, एक को 20 मिनट लग रहे हैं, तो पहली चीज ये जब एक कार्ड बनाएगा ना उतने में इसके तो 2 कार्ड बन चुके होंगे, ऑब्वियसली इनको बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। जब एक साथ वापस से एक नया कार्ड बनाने बैठेंगे तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? एचसीएफ, ठीक है। एक को लग रहे हैं 10 मिनट, एक को 16 और एक को 20 मिनट लग रहे हैं। यहां पर अगर इसका हम एलसीएम लें तो कितना कितना मिलेगा भाई हमें? यहाँ पे मिल जाएगा, एक ये हो गया 5 2 5, और ये आ जाएगा आपके पास 1, और दोनों 5 एक साथ ही चले जाएंगे। अब देखा जाए इन्हें कितना लग रहा है? 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 2 जा 80, मतलब वापस से 80 मिनट बाद, कम से कम भाई 80 मिनट इनको लगने वाले हैं वापस से एक नए कार्ड को स्टार्ट करने के लिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो दोबारा से पढ़ के एक बार समझना है इसको कि अगर वो मिलके, इफ दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर, अगर उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया है, आफ्टर व्हाट टाइम, तो किस टाइम पे वापस से एक नया कार्ड बनाएंगे, ठीक है। यहां पर कोई हिंट नहीं है आपके लिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो कम से कम नहीं है तो भाई ज्यादा ही देखेंगे, क्योंकि इनमें क्या है, अलग अलग टाइम फ्लक्चुएशंस है, कॉमन कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। एक बार इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना 2-3 नंबर में आते हैं, लेकिन वो जो 100 नंबर का सपना है ना वो तोड़ के चले जाते हैं, तो सपने को बनाए रखने के लिए इन्हें करना जरूरी है, ठीक है। एक बार पूरा करते हैं इन्हें भी भाई। क्या दिया हुआ है? प्रूव करके दिखाओ रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है? एक रेशनल नंबर है जहां पर पी और क्यू क्या है? एक प्राइम है। इसे करने से पहले हम ये मान लेते हैं, लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन रेशनल नंबर। तो मैंने ये मान लिया कि ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर। क्लियर है ये चीज? अगर ये रेशनल नंबर है तो मैंने ये माना है रूट पी प्लस रूट क्यू किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। जहां पर मैं लिख रहा हूं वेयर ए इज अ रेशनल नंबर, ए को मैंने क्या माना है? रेशनल नंबर माना है। क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं? रूट पी को यही रखेंगे, रूट पी को क्या, रूट क्यू को यही रखते हैं, रूट क्यू ए माइनस रूट पी। अब इसे क्या करेंगे? इसे करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये हो जाएगा रूट क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस रूट पी का होल स्क्वायर। यहां आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। ये आ गया आपके पास क्यू, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस पी, उसके बाद
प्लस, ठीक है, अगर यहां पे मैं बात करूं ए स्क्वायर प्लस पी माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई रूट पी। क्लियर है ये चीज? ये क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी माइनस 2 ए रूट पी। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को इधर लेके जाते हैं और कुछ को वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे इस क्यू को यहीं रहने देंगे हम। ठीक है, इस क्यू को क्या करेंगे, यहीं रहने देंगे। तो ये क्यू तो आपका यहीं आ गया, ये ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये पी इधर आ जाएगा, ये माइनस का पी हो जाएगा, प्लस का क्यू है हमारे पास, यहाँ आ गया माइनस 2a रूट पी। इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू इक्वल में माइनस 2a रूट पी। इस माइनस से माइनस कट गया, आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू अपॉन में 2a इक्वल टू रूट पी। अब भाई ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, ए स्क्वायर एक रेशनल नंबर है। क्लियर? ए एक रेशनल नंबर था और पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर है। तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रेशनल है और दो प्राइम भी है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं, सो इससे हमें ये पता लग रहा है, सो ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू अपॉन 2a इज आर रेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, रेशनल नंबर है। ठीक है, थोड़ा यहां पे जगह यूज करते हैं, इतना सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आके देखो, देयरफॉर अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल दे रखा है तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। देयरफॉर रूट पी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट ठीक है, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये रेशनल कैसे नहीं होगा, बट it contradict our assumption because p is a prime number, p is a prime number। और जो भी परफेक्ट, जो भी आप स्क्वायर करते हो या रूट में होता है प्राइम नंबर, उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप 2 का करके देख लो, 2 एक अगर आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसे रूट में देख लो, वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला। ठीक है, तो क्लियर, ये चीज हमें पता है कि रूट भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो एक इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, बिकॉज पी इज अ प्राइम नंबर, हैंस रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे मिटा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 7 भी कर पाए। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? अब चलते हैं भाई आगे। अब हमारे पास है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5। अब फाइंड द लीस्ट नंबर, आप वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करो, ठीक है, जो कि इन सबसे डिवाइड हो जाए। अब सिंपल सी बात एक देखना, जो इन सबसे प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, भाई इनसे डिवाइड होने वाला नंबर तो इनसे बड़ा होगा ना, पूरा डिवाइड होने वाला नंबर तो इनसे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने और इंक्लूसिव भी लिख दिया। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग सारे नंबर आपको इंक्लूड करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के सारे नंबर आपको इंक्लूड करने हैं। बेसिकली हम इसमें फाइंड क्या करने वाले हैं, एलसीएम फाइंड करने वाले, 1 2 3 4 और 5 का। क्लियर है? अगर हम इसका एलसीएम निकालते तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो इन सबको डिवाइड करता हो। क्या करता हो, इन सबको डिवाइड करता हो। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर का निकालो, भाई एलसीएम ले लेना, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 2 1 जा 3 2 5 2 1 3 1 5 और लास्ट में आपके पास बचा गया है सिर्फ एक 5 बच गया है, तो 5 को तो 5 से ही कर लेंगे। ठीक है, अब देखा जाए हमारे पास क्या है, 5 3 जा 15 2 32 जा 60, तो बेसिकली 60 वो नंबर है जो इन सबसे क्या होगा, प्रॉपरली डिवाइड होगा। क्लियर? अब चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन की तरफ। रिकॉर्ड करो इसे जल्दी से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 8 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं और काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे इसमें। अब एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। यहां दिया हुआ है कि अगर n एक नेचुरल नंबर, ठीक है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं। तो आप बताओ 2 × 5 की पावर n और 6 की पावर n हमेशा किससे एंड होगा। ठीक है, हमेशा किससे एंड होगा, कैसे पता करेंगे। मैं यहां पे क्या रख रहा हूं, n की पावर 1 रख के देख रहा हूं, n की जगह 1 रख के देख रहा हूं।
ठीक है, 1 ही क्यों रखा है वो तो वही पता लग जाएगा। 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, कितना आ गया 5 + 6, 2 × 11 कितना आ गया 22। तो हमेशा 2 से एंड हो रहा है। अगर आप कहते हो कि भैया एन ही क्यों रखा, 1 ही क्यों रखा, चलो ठीक है 2 रख के देख लेते हैं। एन = 2 कितना आ जाएगा 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, ये हो गया 25 + 36 61 62, ये भी 2 से आ रहा है। तो बेसिकली हमें ये पता लगा कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो अगर मैं इसे यहाँ पे रखूंगा तो ये नंबर हमेशा किससे एंड होगा, 2 से एंड होगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आद्या के पास 143 स्टेम्स है। कितने स्टेम्स है, 143 स्टेम्स है। शी गिव अवे 11 स्टेम्स एंड डिवाइड द रिमेनिंग इक्वली इनटू ग्रुप। पहली हिंट तो हमें यही मिल गई कि उसने 143 में से 11 स्टेम्प दे दिए, बाकी जितने बचे उनको इक्वली बांट दिया। भाई इक्वली बांटने के लिए एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो बड़े नंबर को बराबर बांट दे। ठीक है, बड़ा नंबर थोड़ी बांट सकता है छोटे वाले को, वो भी बराबर। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, जब इसमें से इसको हटाया तो जो भी बचा उसको इक्वली बांट दिया। तो ये कंसेप्ट बनता है किसका, एचसीएफ का। क्यों, क्योंकि एक छोटा नंबर जब बड़े को डिवाइड करेगा तो वो छोटा नंबर है क्या, यही तो पता करना है आपको। ठीक है, सुमित के पास 220 थे, उसने क्या कर दिए 11 स्टैम्प उसने भी दे दिए और बाकियों को इक्वली बांट दिया ग्रुप्स में। ठीक है, रिमेनिंग इनटू ग्रुप, दे एंड अप विद द सेम नंबर ऑफ ग्रुप। और देखा जाए उनके पास सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स थे, मतलब इक्वल ग्रुप थे इनके पास। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो पहले कैसे करेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं पहले ये देखते हैं। पहले आद्या के बारे में हम बात करते हैं। आद्या के पास थे कितने, 143, उसमें से 11 दे देती है, बचे कितने, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 1 गए 3, 132 बचते हैं। अब उसी जगह मैं यहाँ पे मिटा देता हूं इसको। उसी जगह हम किसकी बात करें, हम बात करते हैं किसकी, सुमित की। ठीक है, सुमित सर ने क्या करा है यहाँ पे, सुमित की बात करूं, सुमित के पास थे कितने स्टैम्प, 220 स्टैम्प थे, उसने भी 11 दे दिए, बचे कितने, 209 बचे। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इन दोनों को इक्वल ग्रुप्स में बांट दे। तो बेसिकली इनको डिवाइड करने के लिए वो भी इक्वली एक छोटा नंबर चाहिए। छोटा कौन होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, 132 के फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। किससे जाएगा, 2 6 12, 2 6 12, 233, 3 11 जा और 11 1 जा। क्लियर है इतना। ठीक है, तो 132 के फैक्टर अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहे हैं, 132 के फैक्टर मिल रहे हैं 2 × 2 × 3 × 11। अब 209 के भी निकाल लेते हैं। निकालेंगे 209 के फैक्टर। भाई 209 के फैक्टर अगर देखे जाएं तो 11 19 जा और 19 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 209 के भी फैक्टर लिख लेते हैं। क्या आगे 11 × 19। अब कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन होना जरूरी है, वो है 11 और 11। तो बेसिकली इन्होंने जो अपने बचे हुए स्टैम्प्स है वो कितने ग्रुप में बांट दिए, 11 के ग्रुप में बांट दिए। उसके बाद वो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ स्टैम्प आद्या के पास है, कितने सुमित के पास है। ठीक है, तो पता करते हैं भाई आद्या के पास जो बचे हुए स्टैम्प थे वो थे कितने, 132। 132 को 11 से डिवाइड करने पे आता है भाई 12। सुमित की बात करते हैं, सुमित के पास कितने थे, 209। 209 को अगर हम किससे डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, 11 1 जा 11 और 11 9 जा 99। तो 19, 12 और 19 इसका आंसर है भाई आपके पास 12 एंड 19। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी हुआ खत्म। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद 2 क्वेश्चन और एक केस स्टडी और हमारा ये चैप्टर भी बिल्कुल खत्म। क्लियर है ये चीज। रवि शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। रवि और शिखा क्या कर रहे हैं भाई, सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। रवि टेक 16 मिनट। रवि सर को भाई कितना टाइम लगता है, रवि ले रहा है 16 मिनट, सिर्फ 16 मिनट। ठीक है भाई, शिखा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगती है, भाई शिखा को टाइम लग रहा है 20 मिनट। पता करो भाई 4 मिनट कहां जा रहे हैं। If both start at the same point, अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ना मिनिमम, ना मैक्सिमम, ना स्मॉलेस्ट, ना ग्रेटेस्ट, ना लार्जेस्ट, कुछ भी नहीं। ठीक है, बट हमसे डायरेक्ट पूछ लिया हाउ मच टाइम, कितनी देर बाद। ठीक है, तो भाई वो बड़ा ही नंबर रहा होगा कितनी देर बाद। तो बेसिकली हम इसमें क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। और दूसरी पहचान क्या है भाई, आप ध्यान से देखो 16 मिनट और 20 मिनट। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं आपको। ठीक है, और ये वापस से एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। जैसे वो कार्ड वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एक को 10 मिनट, एक को 16 मिनट, एक को 20 मिनट लग रहे हैं। तो उसमें भी हमने क्या किया था, टोटल ओवरऑल वापस से स्टार्टिंग टाइम पे पहुंचने के लिए उन्हें कितना मिनट लगेंगे नए कार्ड को बनाने के लिए, तो 80 मिनट मिले थे हमें। ठीक है, तो वापस से यही एक टाइम वाला क्वेश्चन है भाई, टाइम वाला है ना। ज्यादातर आप देख लेना पढ़ के, अगर कोई हिंट नहीं मिल रही है तो उसमें हमेशा एलसीएम ही लगेगा। क्लियर। तो हम 16 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 के अगर हम टुकड़े करें क्या आ जाएगा,
2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो भाई 16 के लिए हमें मिल रहा है क्या, 2 की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही हम 20 की बात कर लेते हैं। 20 की अगर बात की जाए तो भाई 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। ठीक है, तो 20 के फैक्टर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। एलसीएम में भाई हमेशा हाईएस्ट पावर देखी जाती है, तो एक तो ये मिल जाएगा, दूसरी चीज ये यूनिक है, ये मिल जाएगा। 2 की पावर 4 मतलब 32 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 2 की पावर 4 सॉरी 16 आएगा यहाँ पे, 16 5 जगह आ गया 80। तो 80 मिनट्स, कम से कम उन्हें 80 मिनट लगेंगे वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में, मतलब जहां पे हैं वापस से वहीं पहुंचने के लिए 80 मिनट का समय और लगेगा। क्लियर हो गई ये चीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इटसेल्फ। इन्होंने बोला है जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी प्राइम नंबर का वो खुद होता है। ठीक है, अब जैसे प्राइम नंबर कौन से हमारे 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 भी हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं हो सकता, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके प्राइम नंबर है। ये कहते हैं कि इनके जो इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना वो इनमें खुद ही होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो इनके फैक्टराइजेशन में वो नंबर खुद ही आ जाएगा। जैसे 2 का होगा 2, 3 का होगा 3, 5 का होगा 5, 7 का होगा 7। क्लियर। लेकिन वो हमसे बोल रहा है कि कितने फैक्टर और कितने प्राइम फैक्टर, क्या पूछा है, कितने फैक्टर और कितने प्राइम फैक्टर होंगे डज द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर हैव। अगर किसी प्राइम नंबर का मैं स्क्वायर कर दूं तो उसमें कितने फैक्टर और कितने प्राइम फैक्टर आएंगे। तो भाई एक चीज याद रखना, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 4 1। 4 किस किस के टेबल में आ रहा है, 2 4 और 1 के टेबल में आ रहा है। 3 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 9, 3 9 और 1। 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 25, मतलब आपके पास मिल जाएगा 5 25 और 1। अब देखो आगे क्या बोला है भाई, इसके कितने फैक्टर, तो इसके भाई कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, क्योंकि 3 नंबर हमें मिल रहे हैं, 3 फैक्टर हो गए। सबके 3 फैक्टर होते हैं अगर किसी का स्क्वायर कर दिया जाए तो। 3 फैक्टर मिल गया हमें, प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पे कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर कितने मिलेंगे, तो भाई ध्यान से देखो, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पे 2 खुद भी एक प्राइम नंबर है तो उसका एक ही तो प्राइम फैक्टर हुआ। 5 3 का स्क्वायर करने पे जो भी नंबर आएगा उसके अगर फैक्टर बनाता हूं तो भाई उसमें 3 भी तो एक प्राइम फैक्टर है। तो बेसिकली प्राइम फैक्टर क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन फैक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर एक केस स्टडी और ये चैप्टर खत्म। क्लियर भाई। अब हमारे पास है हमारे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास असर्शन और रीजन एक बार चेक कर लेते हैं। असर्शन कहता है कि जो प्रोडक्ट है एचसीएफ और एलसीएम के 3 नंबर का वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर के, मतलब जो नंबर हमें दिए हुए हैं वो उसी के इक्वल होगा। जैसे वो कह रहे हैं एचसीएफ है आपके पास 3 नंबर का पी क्यू आर का, ठीक है, मल्टीप्लाई में एलसीएम है आपके पास पी क्यू आर का, तो वो इनके ही प्रोडक्ट के बराबर होगा, इन्हीं के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। भाई ऐसा नहीं है, हमारी बुक में इसको लेकर कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, कभी भी 3 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है और उनके जो एलसीएम होते हैं उनको कभी भी आपस में बराबर नहीं किया गया है हमारी बुक में। और जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है वो भी इसको मना करती है कि 3 नंबर का जो एलसीएम एचसीएफ होगा वो उसके प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। तो ये असर्शन तो गलत हो गया, और अगर असर्शन गलत हो जाता है तो ऑप्शन डी पे आ जाते हैं आप डायरेक्ट। फिर है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर। बिल्कुल सही, जो एचसीएफ होता है 2 नंबर का जैसे पी और क्यू, मल्टीप्लाई में एलसीएम होगा पी और क्यू का, वो इक्वल होगा पी मल्टीप्लाई क्यू के। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल फंडामेंटल थ्योरम हमें बताती है, तो हमारा असर्शन गलत है लेकिन रीजन ट्रू है। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर p। हमें एक नेचुरल नंबर p दिया हुआ है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई t, और t इक्वल नॉट इक्वल टू 2,3 है। t ना ही 2 के इक्वल है ना ही 3 के इक्वल है। तो आप मुझे 42p स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ। ठीक है, करके बताते हैं इनको। ठीक है, आप देखा जाए 42p स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्या होगा 42 मल्टीप्लाई में p स्क्वायर। क्लियर, ओके। 42 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 42 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 2 21, 3 7 जा और 7 बन जा। ठीक है, 42 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 p स्क्वायर को, p की वैल्यू मुझे दी है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई t, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई क्या t। ठीक है, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर बन रहा है, तो ये सारे स्क्वायर में चले जाएंगे, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में t का स्क्वायर। इतना क्लियर, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, सिर्फ इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो करके देखते हैं।
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2, यहाँ 7 की पावर 3, 5 की पावर 2 और टी की 2 की पावर भी, टी की पावर भी क्या 2। तो भाई 42p स्क्वायर का ये रहा फैक्टराइजेशन और यहीं पे आपकी बात खत्म। ठीक है, अब हम करेंगे एक केस स्टडी और ये चैप्टर क्लोज। भाई हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी, जैसा कि हम हर वीडियो में लेके चल रहे हैं कि एक क्वेश्चन केस स्टडी का करना है। अब देखा जाए एक स्कूल है ऑर्गेनाइज कर रहा है मैथ्स वीक फॉर द स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस, सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए एक मैथ्स का वीक बनाया है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करा है। हर दिन को एक पर्टिकुलर थीम के साथ ईयर मार्क किया गया है। ऑन क्विज डे शिवम एंड प्रियम ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड, और देखा जाए क्लास 10th के दो स्टूडेंट शिवम और प्रियम ने पार्टिसिपेट किया, वो भी रियल नंबर के क्विज में। फॉलोइंग क्वेश्चंस वर अटेम्प्टेड बाय देम बाय टर्न, ठीक है। तो देखा जाए उन्होंने टर्न बाय टर्न इसके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं। व्हाट इज द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर लो और उनका सम करके दिखाओ। गिव एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और एग्जांपल भी दो, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे आंसर, इसका आंसर नंबर 1 मैं लेट कर रहा हूं 2 + √3 और 2 - √3। ये क्या है, दोनों इरेशनल नंबर है, इनका सम क्या होगा, √3 से √3 कट गया, ये आ गया 4 बाई, ये तो हो गया रेशनल। ठीक है, तो इतना पता लग गया अगर दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो रेशनल तो आ सकता है सम। उसके बाद मैं लेट कर रहा हूं √3 + 2 और प्लस √3 - 2। ठीक है, तो एक ये नंबर हो गया, दूसरा ये नंबर हो गया आपके पास। ठीक है, अब इनके सम की अगर मैं बात करूं क्या बनेगा, √3 + 2 प्लस √3 - 2, इससे ये कट जाएगा, ये आ गया 2√3। तो भाई ये तो अभी भी इरेशनल है। तो हमें ये पता लगा है कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर का सम करूं तो सम टाइम वो रेशनल आता है और कई बार वो इरेशनल आता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रेशनल एंड इरेशनल, सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम इरेशनल। नेक्स्ट 1250 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। तो 1250 आपके फैक्टर हैं किसके, पी और क्यू के। और उसके बाद वो बोल रहे हैं देन विच ऑफ द नंबर विल ऑलवेज हैव 1250 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो इनमें से कौन से नंबर के पास 1250 एज अ फैक्टर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैं लेट कर रहा हूं, सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, क्या लेट करेंगे कि P किसके इक्वल है, मैंने मान लिया P इक्वल है 1250 M के। क्लियर, Q को मैंने मान लिया कि ये 1250 N के बराबर है। ठीक है, अब मैंने दो नंबर ले लिए। अब मैं ये चेक करूंगा, चार कंडीशन है, P + Q, P - Q, PQ और P/Q। इनमें से किसमें 1250 तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा। कैसे चेक करना है, देखो सबसे पहले क्या आपके पास P + Q, P क्या है हमारे पास 1250 M, और प्लस कर दूंगा किससे 1250 N से। इसमें 1250 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा M + N। क्लियर, अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं P - Q की। P - Q को चेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1250 M - 1250 N। इसमें से 1250 क्या कॉमन आ गया, M - N बच गया, ये भी क्लियर है। अब चलते हैं P और Q की तरफ। P Q की तरफ अगर चलेंगे तो ये मल्टीप्लाई है 1250 M मल्टीप्लाई में 1250 N। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा, जिसमें से मैं वापस से यही ले लूंगा कॉमन, तो ये आ जाएगा 1250 और अंदर भी क्या बचेगा 1250 MN। इतना क्लियर। अब डिवाइड की बात करते हैं कि P/Q कर दिया जाए, तो अगर मैं P/Q कर दूं, ठीक है यहां पे कर देते हैं P/Q, तो 1250 M को जब 1250 N से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, M/N। अब ध्यान से देखो किस किस में 1250 एज अ फैक्टर है। सबसे पहले इसमें है, मतलब प्लस वाला होगा, माइनस वाले में भी है और मल्टीप्लाई वाले में भी है, लेकिन डिवाइड में नहीं है। ठीक है, तो आपके आंसर बनते हैं P + Q, P - Q और PQ। ये एग्जांपल है आपके इन सपोर्ट ऑफ माय आंसर। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेक वेदर 7 × 11 × 13 + 13 ये कोई कंपोजिट नंबर है या फिर ये क्या है, एक तरीके का प्राइम नंबर है। अब इसको चेक करने के लिए मैं इसे मिटा रहा हूं यहाँ पे, भाई ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब बुक का क्वेश्चन है तो बहुत आराम से हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, 7 × 11 × 13 + 13। कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है, कंपोजिट नंबर बेसिकली कैसे काम करते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब कैसे काम करेंगे भाई, देखो 13 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 7 × 11 × 1 + 1, ये हो गया 13, 11 7 जा 77 + 1, ये हो गया 13 × 78। इसको 13 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 13 × 3 × 2। तो भाई हो गए इसके 13 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर, तो हाँ ये कंपोजिट है। क्लियर। फिर P/Q फॉर्म ऑफ 0.81, भाई ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है आपका, ये तो कोई भी आराम से कर लेगा। 2 के ऊपर बार है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कितने से कर दोगे, 100 से कर दोगे, जो भी आएगा उसे P/Q की फॉर्म में आपको दिखाना है। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर खत्म होता है भाई, रियल नंबर।
ठीक है, काफी रियल था ये चैप्टर आपके लिए। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, साथ में बने रहो। ठीक है, और 10 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है भाई, छोटे छोटे चैप्टर सारे हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े चैप्टर की बारी है जो रेड अलर्ट जोन में आते हैं और उनकी वेटेज भी काफी ज्यादा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।